दोस्तों आज हम लोग घटना चक्र आई दृष्टि, जो कि आँख वाली दृष्टि के नाम से भी प्रसिद्ध है, उसके राष्ट्रीय घटनाक्रम के अंतिम हिस्से को कवर करेंगे। इससे पहले जो भी हिस्से तुमको उपलब्ध कराए हैं सब के सब अवेलेबल हैं, पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है और उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। और इस वीडियो के बाद पूरा का पूरा राष्ट्रीय घटनाक्रम एक ही वीडियो में उपलब्ध करा दिया जाएगा। तो जो लोग रेगुलर देखते हैं वो तो जान ही रहे हैं, और जो लोग नए हैं वो जान लें कि आगे बहुत मज़ा आने वाला है। चीज़ों को बहुत ही आसान तरीके से बताऊंगा, इसलिए वीडियो को शेयर कर देना और आगे बढ़ने से पहले लाइक भी कर देना। और जैसा कि आपने थंबनेल भी देखा होगा कि लिखा है कि मैगजीन से एक कदम आगे, तो वो चीज़ आपको रियल में देखने को मिलेगी। कई चीज़ें जो मैगजीन में नहीं दी गई हैं वो मैंने उपलब्ध कराई हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले चुनावी बॉन्ड योजना को असंवैधानिक घोषित किया है सुप्रीम कोर्ट ने। बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, न केवल प्री के नज़रिए से बल्कि मेंस के नज़रिए से भी। 6 के 6 पेपर में एज ए एग्जाम्पल इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। अब कैसे किया जाएगा वो दूसरा विषय है, लेकिन जान लीजिए कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। पृष्ठभूमि को देखते हैं। आरबीआई एक्ट 1934 के तहत, अब देखिए आरबीआई एक्ट का सहारा लिया गया है और अधिसूचित किसने किया है? वित्त मंत्रालय ने। अब जान लीजिए अधिसूचना क्या होती है या घोषणा क्या होती है। घोषणा दोस्तों किसी चीज़ की सामान्य जानकारी दे देना। एज एग्जाम्पल आप समझ लीजिए कि मोदी जी कहे हैं कि 15 लाख रुपए प्रति व्यक्ति अकाउंट में सरकार देगी, तो यूं ही कह दिया, लोगों को जानकारी दे दी, तो ये हुआ घोषणा। और जब मोदी जी कोई इस पर कानून बनाते हैं और कानून बनाने के बाद बताएं कि हम इसको ऐसे ऐसे इकट्ठा करेंगे और इस तरीके से लोगों के खाते में भेजेंगे, तब जो सूचना पब्लिक डोमेन में दी जाएगी उसको अधिसूचना कहेंगे या नोटिफिकेशन कहेंगे। जैसा काम आयोग करता है ठीक वैसा ही। तो जो अधिसूचना होती है वो किसी सूचना का कानूनी रूप होती है और बाध्यकारी होती है। तो 2018 में इसको अधिसूचित किया गया, ये वर्ष भी याद रखिएगा। उद्देश्य क्या है? जो राजनीतिक दल हैं, तुमको पता भी होगा कि ये लोगों से चंदा लेते हैं और फिर उसी को चुनाव में खर्च करते हैं। तो जो राजनीतिक दलों को चंदा मिलता है उसमें पारदर्शिता लाई जाए और ब्लैक मनी, इधर उधर से पैसा कमा के लोग सीधे राजनीतिक दलों को दे देते थे। उससे क्या होता था, जो पब्लिक जो ब्लैक मनी है वो खपाने का एक जरिया थे राजनीतिक दल और माध्यम होता था चंदा। तो ऐसा उद्देश्य रहा है चुनावी बॉन्ड योजना का। इसमें क्या होता है दोस्तों, इसमें बॉन्ड जारी किए जाते हैं। बॉन्ड क्या होता है आप सामान्य शब्दों में समझिए, एक कागज़ का टुकड़ा है, उस पर लिख दिया 100 रुपये। तो जो संस्था इसको जारी करेगी वो लोगों से पैसा इकट्ठा करेगी इसको जारी करके। मान लिया एक्स हैं और ये बाई है, बाई ने ये बॉन्ड जारी किया, इसको बेचा 100 रुपये में और कहा कि हमको 100 रुपये दे दो। तो ये एक्स इसको 100 रुपये देगा बाई को, और जो एक्स है, जो बाई है दोस्तों, बाई ये कह देगा कि हम तुमसे 5 साल बाद ये बॉन्ड दोबारा खरीद लेंगे, तब हम तुमको ये ना केवल 100 रुपया उपलब्ध कराएंगे बल्कि इस पे जो ब्याज दर है उसके अनुसार तुम्हें ब्याज भी देंगे। तो 100 रुपये में बेचा बाई ने एक्स को, और जब खरीदेगा तो 120 रुपये। तो जो 20 रुपये प्रॉफिट है वो किसको मिल जाएगा? वो एक्स को मिल जाएगा। इसीलिए एक्स जो है बॉन्ड में निवेश करता है। यहाँ पे बॉन्ड दूसरा है, यहाँ पे बॉन्ड पैसे वाला नहीं है, अभी समझते हैं। तो खरीदार कौन है इसका? व्यक्ति, नागरिक या कंपनी या कोई संगठन। तीनों विकल्प अच्छे से देख लीजिए। तो एसबीआई इसको बेचेगी या जारी करेगी, ठीक है। यहीं पे जाके भुनाना भी पड़ेगा। धनराशि क्या होगी जो मैंने आपको बताया, कागज़ पे जो रेट लिखा होगा वो 1000 से लेके आप एक एक जीरो बढ़ाते चले जाइए। 10,000, 1 लाख, 10 लाख और मैक्सिमम है 1 करोड़। तो मान लिया मिस्टर एक्स को किसी राजनीतिक दल को चंदा देना है, तो जाएंगे एसबीआई से कहेंगे कि हमको 1000 रुपये का बॉन्ड दे दीजिए। ये यहाँ से एसबीआई को 1000 रुपये देंगे और एसबीआई जो है इनको ये बॉन्ड दे देगा। ये बॉन्ड ले जाके ये दे देंगे किसी पार्टी को, मान लिया बीजेपी को दे दिया। तो अब जो सरकार कह रही थी, जब इस व्यवस्था को लाई है सरकार, तो कहा कि इसमें ट्रांसपेरेंसी रहेगी, लोगों को नहीं पता लगेगा, मतलब जो चंदा देने वाला है उसे नहीं पता लगेगा कि चंदा उसने दिया किस पार्टी को, और ना ही लोगों को पता लगेगा कि किसने चंदा दिया है, और ना पार्टी को पता लगेगा कि उसे किसने चंदा दिया है। लेकिन आप देखिए, कोई व्यक्ति जाएगा बैंक तो सबसे पहली बात बैंक ही पहचान लेगा, क्योंकि बैंक सरकार का है। वो बता देगा कि हमने फलाने व्यक्ति को जो है एक बॉन्ड दिया है। तो पहले तो यहीं पे पता लग जाएगा, एसबीआई को वो बता देगा। फिर जब व्यक्ति उसको देगा जाके किसी राजनीतिक दल को, तो सामने सीधे दिख रहा है कि फलाना व्यक्ति हमको ये बॉन्ड दे के गया है। तो जब पार्टी को पता रहेगा कि मिस्टर एक्स जो है हमको 1000 का बॉन्ड दे के गए हैं, तो क्या होगा, ये बीजेपी जो है जब शासन में आएगी तो एक्स के अनुसार अपनी नीतियां बनाएगी।
तो यहाँ पे देखिए गोपनीयता कहाँ रही, इसी को आधार मान के सुप्रीम कोर्ट ने इसको असंवैधानिक घोषित किया है। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। भुनाने वाला कौन होगा? राजनीतिक दल। मिस्टर एक्स जो है इसको देंगे जाके, बाद में ये इस बॉन्ड को लेके जाएगा एसबीआई के पास और एसबीआई इसको पैसा दे देगा। अब राजनीतिक दल कौन इसके लिए एलिजिबल है? तो लोकसभा या विधानसभा में मिनिमम 1% वोट पाया हो। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 29A के तहत यह प्रावधान किया गया है कि कम से कम 1% वोट या तो लोकसभा चुनावों में या विधानसभा चुनावों में जिस पॉलिटिकल पार्टी ने पाया है वह ये बॉन्ड जो है वो ले सकती है। बॉन्ड की अवधि कितनी है? जैसे मैंने आपको ऊपर बताया था, इसकी अवधि जो है 15 दिन। 15 दिन में अगर पार्टी ने इसको नहीं भुनाया, ठीक है, मिस्टर एक्स दे के चलेगा बीजेपी को, और बीजेपी ने अगर उसको नहीं भुनाया तो ये जो पैसा है बॉन्ड का वो पीएम रिलीफ फंड में चला जाएगा। तो यदि पूछ लिया जाए कि पॉलिटिकल बॉन्ड की जो वैलिडिटी है वो कितनी है, चुनाव इलेक्टोरल बॉन्ड की जो वैलिडिटी है वो कितनी है, तो 15 दिन। चर्चा में अभी क्यों है? सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच संवैधानिक पीठ ने असंवैधानिक घोषित किया है, ऊपर ही बता चुका हूँ। अध्यक्ष इसके कौन है? डी वाई चंद्रचूड़ जी। आधार इसका क्या माना है इन्होंने? सूचना अधिकार का उल्लंघन माना है आर्टिकल 19(1)(a) के तहत। संवैधानिक पीठ में कितने कम से कम जज हो सकते हैं? 5। ठीक है, तो आधार माना सूचना का अधिकार का उल्लंघन हुआ है आर्टिकल 19(1)(a) के तहत। अब 19(1)(a) क्या कहता है? अभिव्यक्ति की आज़ादी देता है। आप मौलिक अधिकारों को जब पढ़ेंगे तो वहाँ पे इसको पाएंगे। अब यहाँ पर तो अभिव्यक्ति की बात सीधे सीधे दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन कोई नागरिक अपनी अभिव्यक्ति, अपने विचार कब देगा? जब उसको किसी चीज़ के बारे में जानकारी होगी, और यहाँ पे जानकारी हो ही नहीं रही है, क्योंकि बॉन्ड बैंक से खरीद रहे हैं, बैंक को पता है और राजनीतिक दल को पता है और जो दिया है उसे पता है कि हमने किसे दिया है। तो इन्हीं तीनों के बीच ये जानकारी रहती है, पब्लिक डोमेन में ये जानकारी नहीं रहती है। तभी पब्लिक जो है अपनी अभिव्यक्ति का सहारा लेते हुए इस पर अपना मत नहीं रख सकती है, और ख़ासकर चुनावी प्रक्रिया में, जो कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो जब सूचना ही नहीं मिलेगी तो अभिव्यक्त क्या करेगा नागरिक? इसलिए कहा गया है कि ये सूचना का अधिकार जो है उसका उल्लंघन किया है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इसको असंवैधानिक घोषित किया है। एसबीआई ने मार्च 2024 में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ईसीआई के सामने इसको ओपन किया और बताया। ये सब काम इसने सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों के आधार पर ही किया। और जब इसको ओपन किया इलेक्टोरल बॉन्ड को, तो पाया गया कि मैक्सिमम चंदा जो है बीजेपी को मिला है 6060 करोड़। दूसरे स्थान पर तृणमूल कांग्रेस ममता वाली 1600 करोड़, और तीसरे स्थान पर इंडियन नेशनल कांग्रेस राहुल गांधी वाली, इसको मिला है 1400 करोड़ रुपए। चंदा दिया किसने है? सर्वाधिक चंदा दिया है फ्यूचर गेमिंग एंड होटल कंपनी ने। दूसरा स्थान है मेघा इंजीनियरिंग। तो इस कानून को, इलेक्टोरल बॉन्ड को तो असंवैधानिक घोषित किया ही किया है, उसके साथ ही आयकर अधिनियम 1961 की धारा 13A और जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 29A को भी सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक घोषित किया है। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल है, इसी नाम से टारगेट विद पार्थ, ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर पीडीएफ मिल जाएगी। भारत रत्न की बात करते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है भाई। पृष्ठभूमि पहले देख लेते हैं। मैगजीन की यही चीज़ जो है इसमें काबिल तारीफ़ है कि स्टैटिक जीके को भी कवर कराया है, और हम थोड़ा उससे आगे बढ़ के तुमको चीज़ें बताएंगे। 1954 में स्टार्ट हुआ भारत रत्न। सबसे पहले किसे दिया गया? 3 लोगों को दिया गया, सीवी रमन, चंद्रशेखर वेंकट रमन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, और तीसरे थे सी राजगोपालाचारी। ठीक है, तो 2 के नाम में सी लगा हुआ है। CCS ऐसे याद रखना, CCS को पहली बार दिया गया। अब तक कुल कितने लोगों को दिया जा चुका है? 53 लोगों को दिया जा चुका है। इसमें फीमेल कितनी है? 5, मेल कितने हैं? 48। 49वां किसे दिया गया है? कर्पूरी ठाकुर को दिया गया है। 49वां चाहे तो छोड़ देना, लेकिन बिहार वाले तो जरूर याद रखेंगे। 50वां विशेष रूप से याद रखना है, LK आडवाणी को दिया गया है। कुल 5 इस बार दिए गए हैं, कुल 5 लोगों को दिया गया है। 5 में से 4 जो हैं, 4/5 जिसको लिखा है मैंने, इनको मरणोपरांत दिया गया है। अब देख लेते हैं एक एक करके। 30 मार्च 2024 को राष्ट्रपति भवन में किसके द्वारा दिए गए? मुर्मू के द्वारा दिए गए, जो कि हमारी राष्ट्रपति हैं। कर्पूरी ठाकुर को दिया गया मरने के बाद। कहाँ के हैं? बिहार के। बिहार वाले इनको विशेष रूप से याद रखें। इनको जननायक भी कहा जाता है, और लोकनायक किसे कहा जाता है, ये बिहार वाले कमेंट बॉक्स में बताएं, और जिसे भी पता हो वो बताए। और इन्हीं के नाम पे जननायक एक्सप्रेस भी चली, जो कि अमृतसर से बिहार के दरभंगा के बीच चलती है। 1978 में
इन्होंने मुंगेरी लाल आयोग का गठन किया जब ये सीएम थे बिहार के। और इसने क्या किया, पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण लागू कर दिया। तो मुंगेरी लाल ने मूंग डाल दी किसके लिए, पिछड़े वर्ग के लिए, ऐसे याद रखना। 1978 में बिहार के ये 2 बार सीएम रहे हैं। बिहार के ये 5वें व्यक्ति हैं जिन्हें भारत रत्न दिया गया है। कर्पूरी लाल ठाकुर मतलब केटी विधि विश्वविद्यालय इनके नाम पर स्थापित किया गया है, कहाँ, बक्सर में। फिर बात करें LK आडवाणी की, ये 50वें व्यक्ति हैं जिन्हें यह पुरस्कार दिया गया है। 2002 से 4 तक ये उप प्रधानमंत्री रहे हैं, प्रधानमंत्री नहीं रहे हैं, उप प्रधानमंत्री। मैक्सिमम बार बीजेपी के अध्यक्ष, सबसे लंबे समय तक मैक्सिमम ये बीजेपी के अध्यक्ष रहे हैं। 1990 में इन्होंने रथ यात्रा निकाली, काफ़ी चर्चित रहे और उसी का परिणाम है कि आज बीजेपी सत्ता में है। घर पर इनको दिया गया, ठीक है, तो सबको दिया गया 30 मार्च को राष्ट्रपति भवन में, और घर पे इन्हें दिया गया कब, अगले दिन 31 मार्च 2024 को। अब यहीं पर देख लेते हैं MS स्वामीनाथन, ये कृषि वैज्ञानिक थे, हरित क्रांति का जनक इन्हें भारत में कहा जाता है। कहाँ इनका जन्म हुआ था, तमिलनाडु में जन्म हुआ था। 1987 में इन्हें विश्व खाद्य पुरस्कार, बी का मतलब विश्व है, उससे सम्मानित किया गया। 2018 में विश्व कृषि पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उसके साथ ही रमन मैग्सेसे पुरस्कार 1971 में दिया गया और आइंस्टीन पुरस्कार से भी इन्हें सम्मानित किया गया। MS स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना चेन्नई में इनके द्वारा की गई और टाइम मैगजीन ने इन्हें सबसे प्रभावशाली पर्सन, पी का मतलब है पर्सन या व्यक्ति, घोषित किया है, ये भी याद रखना। अगला जो इम्पॉर्टेंट पर्सन है वो हैं CCS चौधरी चरण सिंह। यूपी के गाजियाबाद में इनका जन्म हुआ था 23 दिसंबर को, और किसानों के लिए इन्होंने बेहतर कार्य किए, इसीलिए 23 दिसंबर को राष्ट्रीय किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1979 से 80 के बीच ये PM रहे हैं। 2 बार यूपी के CM रहे हैं, इम्पॉर्टेंट है भाई, देख लेना। लैंड रिफॉर्म्स का इन्हें वास्तुकार, आर्किटेक्ट कहा जाता है, और इन्होंने एक पॉलिटिकल पार्टी की भी स्थापना की, राष्ट्रीय लोकदल। तुम्हें कहीं कहीं भारतीय लोकदल भी मिल सकता है, तो इतना समझे रहो कि राष्ट्रीय लोकदल की स्थापना की। PV नरसिम्हा राव की बात करें तो 91 से 96 के बीच ये प्रधानमंत्री रहे हैं। आंध्र प्रदेश के CM भी रहे हैं। व्यापक आर्थिक स्थिरीकरण नीति जो है इन्होंने अपने समय में ईजाद की, और LPG लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, उसका इन्हें जनक कहा जाता है। तो कभी कभी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि वे ऐसे कौन से प्रधानमंत्री हैं जो प्रधानमंत्री से पूर्व CM भी रहे हैं। तो देखिए, चौधरी चरण सिंह भी रहे हैं और नरसिम्हा राव भी रहे हैं। नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर, मार्च 2024 में NK ने पटना में इसका उद्घाटन किया। NK तुम समझ ही गए होगे, नीतीश कुमार ने किया है जो कि CM है। एशिया और इंडिया का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर है, और ये काम क्या करेगा, डॉल्फिन रिसर्च को बढ़ावा देगा। पटना में ये सेंटर स्थापित किया गया है। डॉल्फिन की कुल 7 प्रजातियां हैं, उनमें से 1/7 विलुप्त हैं, मतलब 7 में से 1 विलुप्त है, तो कुल कितनी बची, 6। तो जो विलुप्त है उसका नाम क्या है, वैजी डॉल्फिन। कहाँ की है, चाइना की है। बैजी और यांगत्जी नदी में पाई जाती है, यांगत्जी। तो देखिए, बैजी में भी जी है और यांगत्जी में भी जी है, दोनों को कनेक्ट करोगे तो तुम्हें लंबे समय तक याद रहेगा। अक्टूबर 2023 में 11 देशों ने एक घोषणा की थी फॉर कंजर्वेशन ऑफ डॉल्फिन्स। इंपॉर्टेंट है, इसको बगोटा घोषणा भी कहते हैं। बगोटा कोलंबिया की राजधानी है, वहीं पर इस घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर यानी कि साइन हुए थे। इन 11 देशों में जो इम्पोर्टेंट हैं जिन्हें तुम अपने जहन में डाल लेना, एक तो हो गया इंडिया, दूसरा पाकिस्तान, तीसरा नेपाल, चौथा बांग्लादेश। देखिए, इंडिया के लगभग सभी पड़ोसी देश इसमें शामिल हैं, भूटान को छोड़ के, और ब्राज़ील, पेरू, वेनेजुएला, ये तीनों देखिए दक्षिण अमेरिका के देश हैं, और कोलंबिया तो रहा ही है। तो इसमें शामिल कौन नहीं है, ये जहन में डाल लो, चाइना इसमें शामिल नहीं है और USA शामिल नहीं है। बगोटा में साइन हुए, बगोटा कोलंबिया की राजधानी है। नेशनल डॉल्फिन डे 5 अक्टूबर को मनाया जाता है, क्योंकि 5 अक्टूबर 2009 को डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था। और अधिसूचित कब किया गया, 2010 में। और अधिसूचना और घोषणा में तुमको मैं पहले ही अंतर बता चुका हूँ।
यहीं पर गंगा डॉल्फिन को देख लेते हैं। इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो प्लेटेनिस्टा गंगेटिका है। मीठे पानी में पाई जाती है। मीठे पानी की 4 अन्य प्रजातियां भी हैं। कौन कौन सी? मीठे पानी की कुल 4 प्रजातियां हैं, उनमें से अन्य 3 कौन सी हैं? एक तो गांगे डॉल्फिन हो गई, 3 कौन सी हैं? एक वैजी, जो कि ऊपर ही बता चुका हूँ, यांगत्जे नदी में पाई जाती चाइना में। एक भुलन सिंधु नदी में, और बोटो अमेजन नदी में पाई जाती है। गांगे डॉल्फिन को टाइगर ऑफ द गंगा कहा जाता है। याद रखना, विकल्प में यदि कहा जाए कि ये एक मछली है तो जवाब है नहीं, ये एक स्तनधारी है और ये आँखों से अंधी होती है। तो ये अपने गंतव्य तक कैसे पहुंचती है, या अपने सामने या अपने रास्ते को कैसे देखती है? अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स का इस्तेमाल करती है, पराश्रव्य ध्वनि तरंगों का इस्तेमाल करती है, जिनका इस्तेमाल सोनार में किया जाता है। पराश्रव्य ध्वनि तरंगें कौन सी होती हैं? जिनकी आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है, याद रखिएगा। तो ये अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स का इस्तेमाल करती हैं। चर्चा में क्यों है? अक्टूबर 2023 में यूपी वन विभाग ने इसे अपना राज्य जलीय जीव घोषित किया है। तो राष्ट्रीय जलीय जीव 2009 में घोषणा हुई थी और राज्य जलीय जीव यूपी का वो 2023 में घोषित की गई है। IUCN ने इसे CE क्रिटिकल इंडेंजर्ड की श्रेणी में रखा है। वन्य जीव संरक्षण एक्ट 1972 ने इसे अपनी अनुसूची 1 में शामिल किया है। और सिटीज क्या है? कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इन स्पीसीज, इंडेंजर्ड स्पीसीज ऐसे है। तो जो इंडेंजर्ड स्पीसीज हैं उनके अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर बैन लगाने के लिए, प्रतिबंध लगाने के लिए सिटीज की स्थापना की गई थी और इसी सिटीज की परिशिष्ट 1 में इसको जगह दी गई है। अन्य देख लेते हैं। गांगे डॉल्फिन को असम ने अपना राज्य जलीय पशु घोषित किया है। 2010 में राष्ट्रीय जलीय जीव अधिसूचित किया गया। गांगे डॉल्फिन को अभी मैंने ऊपर ही बताया, घोषणा हुई 2009 में और अधिसूचित कब हुआ? 2010 में। यूपी की राज्य मछली कौन है? याद रखिएगा, राज्य जलीय जीव घोषित हुआ है कौन? डॉल्फिन, गांगे डॉल्फिन, जो कि मछली नहीं है। अब यहाँ पर हम कह रहे हैं कि यूपी की राज्य मछली ये क्या है? चितला। बिहार की राज्य मछली देसी मागुर, बिहार वाले याद रखें। पंजाब ने राष्ट्रीय जलीय पशु किसे घोषित किया है? तो सिंधु डॉल्फिन को। और घोल मछली गुजरात ने इसे अपना राज्य मछली घोषित किया कब? 2023 में। तो घोल गुजरात की, चितला यूपी की और देसी मागुर बिहार की। घोल मछली को आल्सो नोन एज गोल्ड फिश, इसका रंग गोल्डन होता है इसलिए इसको गोल्ड फिश के नाम से जाना जाता है और काफ़ी कीमती मछली है। डॉल्फिन संरक्षण क्षेत्र, ऊपर हमने रिसर्च सेंटर की बात की, यहाँ पर कंजर्वेशन सेंटर की बात हो रही है। विक्रमशिला डॉल्फिन अभयारण्य कहाँ है? भागलपुर, बिहार में। प्रोजेक्ट डॉल्फिन, इनके संरक्षण और संवर्धन को बढ़ावा देने के लिए 15 अगस्त 2020 को मोदी जी ने इस प्रोजेक्ट की शुरुआत की। संरक्षण डॉल्फिन का, कौन सी डॉल्फिन? नदी की डॉल्फिन का भी संरक्षण किया जाएगा और समुद्री डॉल्फिन का भी संरक्षण किया जाएगा। तो कभी कभी कथन में तुमको भ्रमित करने के लिए दे दिया जाता है कि प्रोजेक्ट डॉल्फिन के तहत केवल नदी में पाई जाने वाली डॉल्फिन का संरक्षण किया जाएगा या केवल समुद्री डॉल्फिन का संरक्षण किया जाएगा या दोनों का किया जाएगा, ऐसे याद रखना। सुदर्शन सेतु की बात करते हैं तो गुजरात में एक स्थान है द्वारका, जो भारत के 4 धामों में से एक है। अन्य 3 कौन से हैं? रामेश्वरम, जो कि तमिलनाडु में है, बद्रीनाथ उत्तराखंड में है और पुरी उड़ीसा में है। चौथा है द्वारका, और द्वारका में एक स्थान है ओखा। ओखा से वेटद्वीप, वेटद्वीप कहाँ है? कच्छ की खाड़ी में, पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो इसको जोड़ने के लिए 2.32 किलोमीटर का एक सेतु बनाया गया है। ठीक है, ऐसे समझिए, ये इस तरह से यहाँ पर है वेटद्वीप और ये है ओखा और ये पूरा है द्वारका। तो इस ओखा को कहाँ से जोड़ा गया? वेटद्वीप से। कितनी लंबाई के पुल से जोड़ा गया? 2.32 किलोमीटर। देश का सबसे लंबा केबल आधारित ब्रिज है सुदर्शन सेतु। चर्चा में क्यों है? मोदी जी ने फरवरी 2024 में इसका उद्घाटन किया। राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड की बात करें तो अक्टूबर 2023 में इसका गठन किया गया और उसी समय इसकी अधिसूचना जारी की गई। काम क्या है? हल्दी के क्षेत्र में R&D को बढ़ावा देना, यानी कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बढ़ावा देना, और हल्दी के निर्यात का लक्ष्य 2030 तक $1 बिलियन कर रखा गया है।
हल्दी एक सदाबहार पौधा है। इसका वैज्ञानिक नाम है करकुमा लौंगा और हल्दी में एक यौगिक पाया जाता है जिसका नाम है करक्यूमिनॉइड्स यौगिक है। ये एंटीऑक्सीडेंट और एंटी कैंसर मतलब कैंसर के खिलाफ इसमें जो है वो गुण पाए जाते हैं, इसलिए इम्पॉर्टेंट है। करक्यूमिनॉइड्स ऐसे करके है, देख लेना। प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना मतलब सब स्कीम, इसका मतलब एक स्कीम पहले से चल रही है। तो ये पीएम मत्स्य संपदा योजना की एक सब स्कीम है। पीएम मत्स्य संपदा योजना मतलब PMMSY, इसकी एक सब स्कीम है। अभी हम इसको आगे पढ़ेंगे। सितंबर 2024 में राजीव रंजन जो कि डेयरी मंत्री हैं, जिनको ललन सिंह भी कहा जाता है, उन्होंने इसका शुभारंभ किया। 2023-24 से लेकर 2026-27 तक ये चलेगी, 4 साल के लिए। मत्स्य पालन को औपचारिक रूप देना और MSMEs को बढ़ावा देना, इससे जुड़े जो सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग हैं उनको बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। बात करें अब प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की, इम्पोर्टेंट ये भी है, 2020 में लॉन्च की गई थी और 2020-21 से लेकर 2024-25 तक इसको चलाए जाने का लक्ष्य रखा गया था, 5 वर्ष। और ये ऊपर जो सब स्कीम है वो 4 वर्ष के लिए। मछुआरों का कल्याण और मत्स्य पालन को बढ़ावा देकर नीली क्रांति को बढ़ावा देना। नीली क्रांति तुम लोग अर्थशास्त्र में पढ़ते ही हो, मछली पालन से संबंधित है, उसको बढ़ावा देना। और इसमें निवेश करने का लक्ष्य कितना रखा गया, मतलब कितना निवेश किया गया, 20,050 करोड़ रुपए सरकार के द्वारा लगाए गए। अब तक का सबसे बड़ा निवेश है, याद रखना। तो ये धनराशि भी याद रखना। मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय की ये योजना है, जिसके जो मंत्री हैं वो वर्तमान में ललन सिंह यानी कि RR हैं, राजीव रंजन। समान नागरिक संहिता की बात करें तो ये क्या है, एक देश एक कानून। तुमको पता होगा कि विवाह, तलाक, संपत्ति के उत्तराधिकार, इन सब के लिए अलग अलग धर्मों में अलग अलग कानून हैं। जैसे आप देखेंगे कि मुस्लिम धर्म में, इस्लाम धर्म में तलाक 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 3 बार कह दो तलाक हो गया, लेकिन हिंदुओं में एक अलग प्रोसीजर है। तो ये जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है, समान नागरिक संहिता, इसका उद्देश्य है कि एक देश एक कानून होगा, पूरे देश के लिए एक ही कानून होगा। तलाक के जो नियम होंगे वो हिंदुओं पर भी समान रूप से लागू होंगे और मुसलमानों पर भी समान रूप से लागू होंगे। तो समझ गए होंगे। संविधान के अनुच्छेद आर्टिकल 44 में इसका प्रावधान है ना। ये तुम पढ़ते होगे नीति निर्देशक तत्व, उसमें इसका उल्लेख है। चर्चा में क्यों है, यूके बोले तो उत्तराखंड ने ऐसा विधेयक पारित किया है और ऐसा विधेयक पारित करने वाला ये भारत का पहला राज्य है। तुम पढ़े भी होगे कि गोवा में भी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है, लेकिन वो वहाँ उसकी स्थापना से ही लागू है, लेकिन ये विधेयक पारित किया किसने, कानून किसने बनाया है, वो है उत्तराखंड। 11 मार्च 2024 को मुर्मू ने इसको मंजूरी दी। आर्टिकल 201 के तहत, आर्टिकल 201 क्या करता है, उसके तहत राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए राष्ट्रपति के पास भेजता है। ये तुमने पॉलिटी में पढ़ा होगा, तो आर्टिकल 201 भी याद रखना है। संपूर्ण उत्तराखंड पर लागू होगी। आर्टिकल 342, आर्टिकल 366 के अकॉर्डिंग एसटीज पर ये लागू नहीं होगी। कथन के रूप में तुमसे पूछा जा सकता है, ये एसटीज शेड्यूल्ड ट्राइब्स पर लागू नहीं होगी। आर्टिकल 342 क्या कहता है कि राष्ट्रपति द्वारा या फिर संसद के द्वारा ही एसटीज का निर्धारण किया जाएगा। तो ये जो राज्य ने कानून बनाया है यूनिफॉर्म सिविल कोड का, ये उसका इस्तेमाल करके किसको जो है एसटीज में शामिल करे और किसको ना करे उसका निर्धारण नहीं करेगी, क्योंकि ये जैसा चाहेगा वैसे किसी समूह को एसटी का दर्जा दे देगा और उस पर भी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो जाएगी, जो कि ठीक नहीं है, क्योंकि सरकार एसटीज के संरक्षण पर काम कर रही है। इसीलिए आप देखेंगे कि PBTG की अवधारणा जो है वो लाई गई है। अभी हम इसको आगे पढ़ेंगे। ऐसे ही आर्टिकल 366 क्या कह रहा है, संविधान के जटिल शब्दों की व्याख्या इसमें की गई है। जैसे एसटीज की परिभाषा दी गई है, केंद्र सरकार की परिभाषा दी गई है, टैक्स की परिभाषा दी गई है। तो एसटीज की परिभाषा मतलब इस परिभाषा में जो लोग आएंगे वो एसटीज होंगे और उन पर ये कानून अपना लागू नहीं कर सकता। कौन, उत्तराखंड। ठीक है, तो जो प्रभावित होने वाले अनुच्छेद हैं वही यहाँ पर दिए गए हैं। अब पॉलिटी में तुमको दिक्कत होती है कि कौन से अनुच्छेद पूछे जाएंगे, तो देखिए ऐसे ही अनुच्छेद पूछे जाते हैं जो करंट अफेयर्स में चर्चा में रहते हैं, लेकिन आप मैगजीन में इनको नहीं पाते हैं आमतौर पे, लेकिन ये पूछ लिए जाते हैं, तो इसीलिए इन पे नज़र बनाए रखना। राम मंदिर की बात करें तो आधारशिला मोदी जी ने रखी कब, 5 अगस्त 2020 को। मंदिर की आधारशिला की बात हो रही है।
प्रतिमा की स्थापना मोदी जी ने की 18 जनवरी 2024 को। उसके 4 दिन बाद प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी 2024 को राम नवमी के दिन मोदी जी ने की। और इसके लिए मोदी जी 11 दिन व्रत रहे, यम नियम का पालन किया और राम से जुड़े 11 मंदिरों की यात्रा की। और जो भी मंदिर तुम्हारे सामने आया और उसमें राम लगा हो, समझ लेना मोदी जी ने उसकी यात्रा की। उपस्थिति किसकी रही? जो मुख्य लोग थे, बाकी काफ़ी लोग इकट्ठे हुए थे, सेलिब्रिटीज़ भी आए थे। महंत नृत्य गोपाल दास जो कि राम मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं, आनंदीबेन पटेल यूपी की राज्यपाल, आरपी मतलब राज्यपाल, और मोहन भागवत आरएसएस प्रमुख, योगी जी, सब लोग जान ही रहे होंगे। अब बात करते हैं प्रतिमा की। तो कृष्ण शिला पत्थर का इस्तेमाल किया गया इसमें, जो कि कर्नाटक से लाई गई। 2.5 अरब वर्ष पुरानी ये शिला है और ग्रेनाइट पत्थर की बनी है, ये भी याद रखना। मोदी जी ने दोस्तों बड़ा दूरदर्शी व्यक्ति हैं, उन्होंने पूरे भारत को जोड़ने का प्रयास किया है। इसलिए आप देखेंगे कि दक्षिण भारत में उन्होंने ज़्यादातर अधिकांश मंदिरों का भ्रमण किया है दक्षिण भारत के। और आप देखेंगे कि जो श्याम वर्ण है भगवान राम का, वो आप कहीं भी उसका उल्लेख नहीं पाएंगे, किसी भी शास्त्र में नहीं पाएंगे कि भगवान राम का वर्ण जो है, रंग जो है वो काला था। लेकिन आप रामलला को देखेंगे तो उनका वर्ण श्याम है, लेकिन भगवान कृष्ण का जो वर्ण है वो श्याम माना जाता है। तो कहीं ना कहीं दक्षिण भारतीय लोगों से कनेक्ट करने के लिए ये काम किया गया है। इसको आप लोग अन्यथा मत लीजिएगा, ये मेरे व्यक्तिगत विचार हैं। और मोदी जी ने भ्रमण भी वहीं का किया। इसके अलावा अभी आगे और बताएंगे। वजन जो है इसका 200 किलोग्राम है। हाइट इसकी 4.24 फीट और 5 वर्ष के रामलला हैं इसमें, जो कि खड़ी मुद्रा में हैं, कमल के फूल पर खड़े हैं। प्रतिमा के दोनों तरफ 10 अवतार जो भगवान विष्णु के हैं, आपने देखा होगा इस तरह से एक फ्रेम बना हुआ है, उसमें भगवान राम जो है वो खड़े हुए हैं। तो यहाँ पर दोनों तरफ भगवान विष्णु के जो 10 अवतार रहे हैं उनका चित्रण किया गया है, अंकन किया गया है। और यहाँ पर सूर्य जो है कहाँ होते हैं? ऊपर एकदम। तो यहाँ पर भगवान सूर्य बनाए गए हैं। और जो गोलाकार जो ये वाला एरिया है, यहाँ बीच में तो सूर्य हो गए, और जो बचे हुए हिस्से हैं गोलाकार, उन पर क्या किया गया है? उन पर ओम, स्वास्तिक, चक्र और गदा अंकित हैं। हनुमान जी और गरुड़ जी साइड में बैठे हुए हैं। आपको पता ही होना चाहिए कि हनुमान जी हमेशा चरणों में रहते हैं और एक तरफ गरुड़ जी भी हैं। मूर्तिकार कौन है? अरुण योगीराज, दक्षिण भारत के हैं, कर्नाटक के। अब बात करते हैं राम मंदिर की। तो उसके वास्तुकार कौन है? चंद्रकांत सोमपुरा। ये कहाँ के हैं? गुजरात के। तो एक हैं उत्तर भारत के और दूसरे हैं दक्षिण भारत के। तो चंद्रकांत सोमपुरा को कैसे याद रखना है? सोमनाथ मंदिर। और सोमनाथ मंदिर जो है वो काहे का उदाहरण है? वास्तुकला का। ठीक है, तो वास्तुकार कौन हो गए? सोमपुरा। और सोमनाथ मंदिर है कहाँ का? गुजरात का। तो ये कहाँ के हैं? गुजरात के। मंदिर में लोहे का इस्तेमाल नहीं किया गया है। और इसकी जो शैली है इम्पॉर्टेंट है, वो नागर शैली है। लंबाई 380 फीट, बी मतलब विड्थ, चौड़ाई है 250 फीट और हाइट जो है 161 फीट है। 3 मंजिला है, ये भी याद रखना। 392 खंबे और 44 द्वार हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। 5 मंडप हैं। इन 5 मंडपों से होते हुए गर्भगृह तक पहुंचा जाएगा जहां पर रामलला विराजमान है। और आयताकार एक परकोटा भी है, मतलब बीच में मंदिर है, उसकी तरफ एक आयताकार परकोटा है। इस परकोटे के चारों कोनों पर एक तो भगवान शिव का परिवार है और एक हिस्से पर, एक कोने पर भगवान सूर्य हैं। तो शिव स्वयं है एक कोने पर, दूसरे पर भगवती, भगवान की जो मतलब पार्वती आप कह सकते हैं। बाकी भगवती तो ईश्वरीय शक्ति का महिला रूप है भगवती। ये दुर्गा के लिए भी इस्तेमाल होता है, पार्वती के लिए भी, लेकिन तुम याद रखने के लिए पार्वती मान के चलना। गणपति, तो ये तीनों लोग एक ही परिवार के हो गए, बचे सूर्य। तो ये कोनों पर स्थापित हैं इनके मंदिर। लोहे का इस्तेमाल नहीं किया गया है, याद रखना। इसके अलावा जो भी रामायण के पात्र थे उनसे संबंधित छोटे मोटे मंदिर इस परिसर में बनाए गए हैं। अब देख लेते हैं पलुआ गुलाबी पत्थर। देखिए देश के एक एक राज्य से एक एक चीज़ आई है ताकि लोग जो हैं अपना कनेक्ट कर पाएँ। ये कहाँ से आया? राजस्थान से। ग्रेनाइट पत्थर कर्नाटक और तेलंगाना से आया है। ब्रास वेयर, जिसको पीतल भी कहा जाता है, पीतल के बर्तन बनते हैं, आरतियाँ बनती हैं और जो पूजा में इस्तेमाल होने वाले उपकरण वगैरह हैं वो बनते हैं। तो ये कहाँ से आया? यूपी से। लकड़ी के दरवाजे हैदराबाद, जो कि तेलंगाना की राजधानी है, वहाँ से आए हैं। टीक की लकड़ी का इस्तेमाल महाराष्ट्र से लाके किया गया है। 42 घंटियाँ कहाँ से आई हैं? तमिलनाडु से आई हैं। यूपी मत विकल्प में कर देना। सूर्य तिलक एक प्रक्रिया है
रामनवमी के दिन इसका आयोजन होता है। 12 बजे दोपहर के समय भगवान राम के मस्तक पर भगवान सूर्य जो हैं वो 6 मिनट के लिए अपनी रोशनी भेजते हैं और उसके जरिए इनका तिलक करते हैं। उसी को सूर्य तिलक कहा गया है। तो ये रामनवमी के दिन होती है। तो ये एक विशेष व्यवस्था बनाई गई है। तो इसमें प्रकाश का इस्तेमाल हुआ है और डिजाइन बनाई गई है। तो जो प्रकाश वाला सेक्शन है उस पर किसने मदद दी है? तो IIA बेंगलुरु, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स। तुमसे पूछा भी जा सकता है कि यह है कहाँ, तो ये बेंगलुरु में है। उसने इसकी ऑप्टिक्स पर काम किया है, प्रकाशिकी पर, और डिजाइन इसका किसने तैयार किया है? तो सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट रुड़की, उत्तराखंड में है, उसने इसका डिजाइन तैयार किया है। ये CSIR के अधीन काम करता है, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। वाद्य यंत्र भी बजाए गए, उनकी मंगल ध्वनि। तो देख लेते हैं कौन कौन राज्य से कौन सा वाद्य यंत्र था। पखावज, बांसुरी और ढोलक ये यूपी से थे। ढोलक के लिए यूपी का कौन सा जिला प्रसिद्ध है? अमरोहा। शहनाई दिल्ली से थी। संतूर मध्य प्रदेश, पखावज बिहार और रावण हत्था राजस्थान। पुंग जो है मणिपुर, MNP का मतलब मणिपुर। पूर्वोत्तर वाले विशेष रूप से याद रखना। नगाड़ा और काली असम के वाद्य यंत्र हैं, ये बजाए गए। सितार गुजरात का, वीणा कर्नाटक की और घटम आंध्र प्रदेश का। तो ये असम, दिल्ली और पुंग मतलब मणिपुर, ये विशेष रूप से याद रखिएगा। अटल सेतु की बात करें, ऊपर हमने सुदर्शन सेतु देखा, अब अटल सेतु देख रहे हैं। अटल बिहारी वाजपेयी शिवड़ी नावा सेवा अटल सेतु इसका नाम है। इसे MTHL भी कहा जाता है। मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया कब? जनवरी 2024। किसके बीच है? दक्षिणी मुंबई और नवी मुंबई, दोनों को जोड़ रहा है ये ब्रिज। ये समंदर पे भी बना है और स्थल पे भी बना है। इसकी कुल लंबाई कितनी है? 21.8 किलोमीटर। इंडिया का ये सबसे लंबा पुल है और सबसे लंबा समुद्री पुल भी है। दुनिया का ये 12वां सबसे लंबा पुल है, ये फैक्ट भी याद रखना। इसके बनने से जो दक्षिणी मुंबई और नवी मुंबई के बीच की दूरी है, जिसको तय करने में 2 घंटे का समय लगता था, वो अब घट के कितनी रह गई है? 15 मिनट। ये भी याद रखिएगा। 6 लेन है और न्यूक्लियर रिएक्टर में जो मटेरियल इस्तेमाल होता है वही मटेरियल इस अटल सेतु को बनाने में इस्तेमाल किया गया है। डिजास्टर रेजिस्टेंट है, मतलब आपदा जो भी आए, चाहे भूकंप हो चाहे सुनामी हो, उन सब में भी ये नहीं ढहेगा, अच्छे से सामना करेगा। एफिल टावर जो कि फ्रांस में है, उससे 17 गुना अधिक स्टील का इस्तेमाल इसमें किया गया है। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि कितना ज़्यादा मजबूत होगा। स्वच्छ सर्वेक्षण की बात करते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। 11 जनवरी 2024 को, याद रखिएगा। 23 वाला जारी कब हुआ? 24 में राष्ट्रपति ने जारी किया है। संस्करण 8वां है। कितने शहर शामिल किए गए हैं जिनकी स्वच्छता के आधार पर रैंकिंग जारी की गई है? तो कुल 4477 शहर शामिल किए गए हैं। और इस सर्वेक्षण में इंदौर ने लगातार 7वीं बार सबसे स्वच्छ शहर का दर्जा प्राप्त किया और इसके साथ ही सूरत भी सबसे स्वच्छ शहर, मतलब ये दोनों संयुक्त रूप से पहले स्थान पर रहे हैं। सूरत गुजरात में है और इंदौर MP में है। 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाली शहरों की बात करें तो इंदौर और सूरत को पहला स्थान मिला है। दूसरे स्थान पर नवी मुंबई और मतलब तीसरे स्थान पे, और विशाखापत्तनम BKP चौथे स्थान पे है। नई दिल्ली 7वें स्थान पे है। टॉप 10 में यूपी का एक भी शामिल नहीं है। कथन में तुमसे पूछा जा सकता है, बट टॉप 20 में यूपी का नोएडा शामिल है, जिसे 14वां स्थान प्राप्त हुआ है। तो यदि बात की जाए यूपी के सबसे स्वच्छ शहर की तो वो है नोएडा। और नोएडा किसका हिस्सा है? तुमको पता होना चाहिए, सिद्धार्थनगर का। और लखनऊ की बात करें तो 44वां स्थान, प्रयागराज की बात करें 71वां स्थान और बनारस की बात करें 41। तो ये कुछ ज़िले हैं जो इम्पोर्टेंट हैं यूपी के, इन्हें तुम्हें अच्छे से याद रखना है। 1 लाख से कम आबादी की बात करें तो सासवड़ जो कि महाराष्ट्र का है, ये पहले स्थान पर रहा है। तुम एक ही देखना, अगर दूसरा भी देखना चाहो तो पाटन है जो कि छत्तीसगढ़ का है। टॉप 5 में यूपी का एक भी शामिल नहीं हुआ है। तो टॉप 10 में नहीं यूपी का कोई शामिल है 1 लाख से अधिक जनसंख्या में, और 1 लाख से कम जनसंख्या में टॉप 5 में यूपी का एक शहर शामिल नहीं है। शीर्ष राज्यों की बात करें तो महाराष्ट्र पहले स्थान पे, मध्य प्रदेश दूसरे स्थान पे, छत्तीसगढ़ तीसरे स्थान पे, ओडिशा चौथे स्थान पे, तेलंगाना 5वें स्थान पे, और इस तरह से आगे बढ़ते जाएंगे तो यूपी को 9वां स्थान प्राप्त हुआ है। और बिहार वाले देख लें, उनको 15वां स्थान प्राप्त हुआ है।
शीर्ष गंगा नगर की बात करें, जो गंगा के किनारे नगर हैं, तो उनमें बनारस पहले स्थान पे है, प्रयागराज दूसरे स्थान पे है, बिजनौर तीसरे स्थान पे है। मतलब पहले 3 स्थानों पर यूपी के जिले शामिल हैं। एक कथन ये तैयार हो गया है। और आमतौर पे अगर तुमसे पूछा जाएगा तो तुम विकल्प में प्रयागराज देख के विकल्प प्रयागराज वाला चुन लोगे, जो कि गलत होगा। बनारस पहले स्थान पे है। सबसे स्वच्छ छावनी का दर्जा महू छावनी को दिया गया, मध्य प्रदेश की। सफाई मित्र स्वच्छ शहर चंडीगढ़, कचरा मुक्त और 5 स्टार सिटी नोएडा को घोषित किया गया है, जो कि यूपी का सबसे स्वच्छ शहर है। 14वें स्थान पे ऊपर बताया है। स्वच्छ भारत मिशन गीत का एक विमोचन किया गया, जो गीत है जिसके शब्द हैं नया संकल्प है, नया प्रकल्प है, और सिंगर तो तुमको पता ही होगा, कैलाश खेर, तेरी दीवानी। आर्टिकल 370 की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पे अपना निर्णय दिया है। लोगों ने याचिकाएं दायर की थी और कहा था कि ये संवैधानिक जो अधिकार हैं उनका उल्लंघन है। तो आर्टिकल 370 1949 में ईजाद हुआ था। जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा दिया गया था, जिसके तहत इसका अलग संविधान था, अलग झंडा था, और भी चीज़ें इसकी अलग थीं। तो ये कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर को हमसे अलग रखने का प्रयास कर रहा था। आर्टिकल 35A भी कहीं ना कहीं इसी उद्देश्य से लाया गया था। जम्मू कश्मीर की जो विधानसभा थी वो स्थानीय निवासियों को परिभाषित करती थी कि कौन सा व्यक्ति जम्मू कश्मीर का स्थानीय निवासी होगा। मतलब टर्म्स एंड कंडीशंस वो डिसाइड की गई थी आर्टिकल 35A के तहत। अगस्त 2009 में संसद ने इसको निरस्त कर दिया और इसको मंजूरी दे दी गई इसके निरस्त होने को। 31 अक्टूबर 2009 को, तुमको पता है 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो उस दिन लद्दाख और जम्मू कश्मीर को यूटीज के रूप में, यूनियन टेरिटरीज के रूप में गठित कर दिया गया। मतलब एकता हो गई, जम्मू कश्मीर को मिला लिया गया भारत में, और धारा 370 या आर्टिकल 370 समाप्त। अभी चर्चा में क्यों? क्योंकि दिसंबर 2023 में सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने इसको संवैधानिक बताया। मतलब कहा कि जो भी काम सरकार ने किया है वो सही था, संवैधानिक था। DY चंद्रचूड़ ये चीफ जस्टिस थे इस संवैधानिक पीठ में। बाकी अन्य जो जस्टिस हैं उनको देख लेना है, संजीव खन्ना, सूर्यकांत, SK कौल, VR गवई। जम्मू कश्मीर और यूटी, यहाँ पर यूटी नहीं, यहाँ पर लद्दाख होगा, LDK कर लेना। जम्मू कश्मीर और लद्दाख भी अब अन्य यूटीज की तरह ट्रीट होंगे। नमो ड्रोन दीदी योजना की बात करें, 2023 में मंजूरी दी गई थी। केंद्र क्षेत्र की योजना है। इसमें 15,000 से ज़्यादा जो सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप्स हैं, स्वयं सहायता समूह जिनको कहते हैं, इनमें क्या होता है, महिलाएं होती हैं आमतौर पे, और 10 से 15 या फिर 20 महिलाएं होती हैं। वो मिलकर कोई अपना स्टार्टअप शुरू करती हैं और उसको लोन दिया जाता है, और साझी भावना के तहत उस कर्ज को चुका के अपनी आमदनी करती हैं। तो ऐसे ही सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप हैं जिनको सरकार मदद करेगी। 15,000 ड्रोन दिए जाएंगे, और ये सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप क्या करेंगे, किसानों को ये ड्रोन किराए पर देंगे। 2024-25 से 25-26 के लिए ये योजना शुरू की गई है। सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप को लागत का, ये 15,000 ड्रोन जो सरकार देगी ये फ्री में नहीं देगी, पैसा लेगी इसका। उस पर जितना पैसा लेगी उसका 80%, कीमत का 80% सरकार झेलेगी, मतलब सरकार सब्सिडी देगी। ठीक है, तो ये 80% भी याद रखना। महिलाओं को प्रशिक्षित किया जाएगा, और प्रशिक्षित करने के बाद वो ड्रोन उड़ाना सीख जाएंगी और उनको ड्रोन दीदी कहा जाएगा। अभी 15 अगस्त 2023 को मोदी जी ने इसकी घोषणा कर दी। और इंडिया जो है उर्वरक उत्पादन के मामले में दूसरे स्थान पे, उपभोक्ता के रूप में दूसरे स्थान पे है दुनिया में, ये भी याद रखना। तो मंजूरी 2023 में मिली और घोषणा कब हुई, 15 अगस्त को। मतलब घोषणा हुई थी 15 अगस्त को और मंजूरी मिली है नवंबर 2023 में। नमो भारत ट्रेन की बात करें तो इंडिया की पहली रैपिड रेल सेवा है। इंडिया की RRTS मतलब रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम। आमतौर पर मेट्रो क्या होती है, एक ही शहर के बीच चलती है, लेकिन ये 3 शहरों को जोड़ेगी। ट्रेन के माध्यम से ही यात्रियों का जो आवागमन है वो आसानी से हो और सुविधाजनक हो और पर्यावरण अनुकूल हो, इस उद्देश्य से इसकी शुरुआत की गई है। शुभारंभ मोदी जी के द्वारा अक्टूबर 2023 में किया गया। कहाँ, गाजियाबाद में साहिबाबाद स्टेशन। तो दोनों के अंत में बाद लगा है, साहिबाबाद, गाजियाबाद। तो ये 3 शहरों को जोड़ रहा है, दिल्ली, गाजियाबाद और मेरठ, जो कि 82.15 किलोमीटर का रास्ता है। इसको ट्रेन के द्वारा तय किया जाएगा। अभी इसके एक हिस्से का मोदी जी ने शुभारंभ किया, लगभग 17 किलोमीटर का था। कहाँ से, साहिबाबाद से। शहरों के बीच सुविधा
युक्त आवागमन को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है और ये इस तरह के 8 गलियारों में से एक है। प्रधानमंत्री जन मन की बात करें तो प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान इसका पूर्ण रूप है। चर्चा में क्यों है? 15 नवंबर को जिसे जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाता है, मोदी जी ने झारखंड के खूंटी जिले से इसको स्टार्ट किया। उद्देश्य क्या? 18 राज्यों के 75 जो पीवीटीजी जो समुदाय हैं उनके लगभग 28 लाख लोगों का सामाजिक आर्थिक उत्थान किया जाएगा। उन्हें बेहतर पेयजल की सुविधाएं, बेहतर सड़क, बेहतर आवास, ये सब चीज़ें उपलब्ध कराई जाएंगी। 9 मंत्रालयों के द्वारा कुल 11 क्षेत्रों पर काम किया जाएगा। नोडल मंत्रालय कौन सा होगा? जनजातीय कार्य मंत्रालय। 25 दिसंबर 2023 को IEC मिशन की शुरुआत की गई थी, जिसके पूर्ण रूप है इंफॉर्मेशन, एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, इन्हीं क्षेत्रों पर काम करना, सूचना, शिक्षा और संवाद, इसी से संबद्ध है। ये जो PM जनमन से ही संबद्ध है क्या? IEC। PVTG की बात करें तो पार्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, जो पिछड़े हुए एसटीज हैं, उनकी बात हो रही है। मेरा युवा भारत या फिर माई भारत की बात करें तो 31 अक्टूबर 2023 को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया गया और उसी अवसर पर मोदी जी ने कर्तव्य पथ से इसका शुभारंभ किया। युवा एवं खेल मंत्रालय के तहत ये स्वायत्त निकाय है। एक फिजिटल मंच है। फिजिटल मतलब फिजी और टल का मतलब डिजिटल। तो युवा जो है परस्पर भौतिक और डिजिटल रूप से जुड़ेंगे और मिल के काम करेंगे। इससे क्या होगा? नवाचार, नए आइडियाज़ जो हैं वो डेवलप होंगे और नवाचार को बढ़ावा मिलेगा। राष्ट्रीय युवा नीति में युवा जो है 15 से 29 आयु वर्ग की जनसंख्या को युवा कहा गया है। राष्ट्रीय युवा नीति कब लाई गई? 2014 में। आज़ादी का अमृत महोत्सव था, उसका समापन हुआ है, इसी वजह से चर्चा में है। आज़ादी का अमृत महोत्सव कब शुरू किया गया? 12 मार्च 2021 को। 12 मार्च ही क्यों चुना गया? क्योंकि 12 मार्च को गांधी जी ने साबरमती से दांडी यात्रा की शुरुआत की थी, इसीलिए 12 मार्च को चुना गया। इसका उद्देश्य क्या है? भारत के गौरवशाली इतिहास और संस्कृति को याद करना। 75 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में इसकी शुरुआत की गई आज़ादी के। चर्चा में क्यों है? 31 अक्टूबर को जो कि राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है, मेरी माटी मेरा देश अभियान की कलश यात्रा के दौरान समापन कर दिया गया। मोदी जी ने इसमें भाग लिया। अब बात करते हैं मेरी माटी मेरा देश की। तो वीरों और वीरांगनाओं को श्रद्धांजलि देने के लिए ये अभियान शुरू किया गया, जिन्होंने देश की स्वतंत्रता में शहादत दी है। टैगलाइन इसकी क्या है? मिट्टी को नमन, वीरों को वंदन। मेरी माटी मेरा देश मतलब मिट्टी को देश के एक क्षेत्र से लाकर इकट्ठा किया गया दिल्ली में और उससे स्मारक बनाया जाएगा। इसी के लिए मेरी माटी मेरा देश अभियान चलाया गया और मोदी जी ने अमृत महोत्सव स्मारक का शिलान्यास कर दिया। जिस मिट्टी से बनेगा वही मिट्टी मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत इकट्ठी की गई। और इस अभियान को चलाने के लिए जो मिनिस्ट्री है वो कौन सी है? खेल मंत्रालय और संस्कृति मंत्रालय। इसी अमृत महोत्सव के दौरान कुछ नए दिवस मनाए गए। 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया गया, ठीक है, बिरसा मुंडा का जन्मदिन है। 26 नवंबर को वीर बाल दिवस, जो कि 2 बेटे थे गुरु गोविंद साहब के, जोरावर सिंह और फतेह सिंह, उनकी याद में 26 नवंबर को वीर बाल दिवस के रूप में मनाया जाएगा। 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस, जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान का जो बंटवारा हुआ उससे जो पीड़ित जो लोग हैं उनको श्रद्धांजलि देने के लिए यह दिवस मनाए जाने की घोषणा की गई। 15 अगस्त 2022 को स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ मनाई गई, ये भी फैक्ट याद रखना। अमृतकाल किसे कहा जाता है? ये जो 75 साल पूरे हो गए, इसके बाद 25 साल और बचे हैं, उसके बाद क्या हो जाएगा? 100 साल पूरे हो जाएंगे। तो 75वीं वर्षगांठ और 100वीं वर्षगांठ के बीच की जो अवधि है उसी को कहा गया है अमृतकाल, मतलब 25 वर्ष। कैसे भी घुमा के तुमसे पूछ सकता है। 2047 तक अमृत भारत निर्माण हेतु माई भारत, जब जो अभी हमने ऊपर पढ़ा है, उसकी स्थापना की गई। वीडियो लंबी हो गई है, लेकिन चीज़ें आप देख रहे होंगे कि क्वालिटी से कोई समझौता नहीं हो रहा है। इंडियन फार्माकोपिया कमीशन, ये क्या है? देश में दवा निर्माण के मानकों का, स्टैंडर्ड्स का विनियमन करता है। अब यहाँ पर कंफ्यूज हो जाओगे कि नियमन क्या होता है या फिर नियम क्या होता है और विनियम क्या होता है। नियम दोस्तों क्या होते हैं? किसी संस्था विशेष के निर्देश होते हैं। जैसे स्कूल में सफ़ेद शर्ट और स्लेटी पैंट या काली पैंट पहनना क्या है? नियम, ठीक है। और यदि इनके लिए सरकार निर्धारित कर दे कि प्रत्येक स्कूल में
काली पैंट और सफ़ेद शर्ट पहनी जाएगी। तो जो सरकार ये घोषणा करेगी तो वो एक बी नियम के जरिए करेगी। तो बी नियम ब्रॉड लेवल पर नियम का ही स्वरूप होता है और इसे मानना अनिवार्य होता है। इनके उल्लंघन पर दंड का प्रावधान है और नियम के उल्लंघन पे अब स्कूल कितना दंड देगा, ज़्यादा से ज़्यादा मुर्गा बना देगा या 2-4 डंडे लगा देगा। लेकिन बी नियम का उल्लंघन हुआ तो दंड का प्रावधान है भारतीय कानून के अनुसार। तो देश में दवा के जो मानक हैं, स्टैंडर्ड हैं, उनका विनियमन करेगा कौन? इंडियन फार्माकोपिया कमीशन। अब करेगा किसके आधार पे? तो इंडियन फार्माकोपिया नाम की एक किताब है, उसमें जो स्टैंडर्ड दिए गए हैं उन्हीं को पढ़ेगा आयोग। कौन सा? इंडियन फार्माकोपिया कमीशन, और उसी के आधार पर विनियमन करेगा, रेगुलेशन जिसको कहते हैं। तो बनने वाली और विपणन की जाने वाली जो दवाएं हैं उनके स्टैंडर्ड्स की ये बुक है इंडियन फार्माकोपिया। प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है? आईपीसी के द्वारा, मतलब जो कमीशन ऊपर मैंने बताया है। अभी चर्चा में क्यों है? फार्माकोपियल डिस्कशन ग्रुप, पीडीजी जिसको कहते हैं, इसकी पहली बार बैठक हुई है भारत में, और पहली बार बैठक हुई जो इसके सदस्य देश हैं उनके बाहर, इसलिए इम्पॉर्टेंट है। हैदराबाद में बैठक हुई अक्टूबर 2023। 3 देश इसके सदस्य हैं, यूएसए, यूरोप और जापान। इनसे पहली बार इसका बाहर आयोजन हुआ है। इंडिया को आईपीसी, जो इंडिया का आईपीसी है, इंडियन फार्माकोपिया कमीशन, वो पीडीजी का स्थायी सदस्य घोषित कर दिया गया है। इससे क्या होगा? वर्ल्ड लेवल पर भारत का जो फार्माकोपिया है वो प्रसिद्धि पाएगा। डब्ल्यूएचओ क्या है? पीडीजी का पर्यवेक्षक। याद रखना, विकल्प में दिया जा सकता है। पीडीजी का पर्यवेक्षक, फार्माकोपिया डिस्कशन ग्रुप का पर्यवेक्षक। पर्यवेक्षक क्या होता है? आमतौर पे समझ लीजिए कि मान लिया यहाँ पर लोग कोई खेल खेल रहे हैं, ठीक है, और ये कोई मिस्टर एक्स हैं, ये खड़े होकर इसको देख रहे हैं। तो ये तो खेल हो रहा है और ये जो देख रहे हैं ये क्या है? पर्यवेक्षक। जब ये इसको देख रहे होंगे तो क्या इसको सीख नहीं रहे होंगे? ये इसको सीख रहे होंगे। तो यही काम होता है पर्यवेक्षक का। पर्यवेक्षक उसको देखता है अच्छे से और अपना सुझाव भी देता है कि तुम बेईमानी मत करो, तुम ऐसे खेलो, ठीक है। होता नहीं है कि लोग जो खेल खेलते हैं, बेईमानी होने पर जो इधर उधर लोग बैठे होते हैं उनसे पूछते हैं कि भैया देखो इन्होंने बेईमानी करी है कि नहीं करी है, लेकिन इनका जो सुझाव है उसे ये खिलाड़ी मानने के लिए बाध्य नहीं होते हैं। ठीक ऐसा ही होता है पर्यवेक्षक देश का, या फिर पर्यवेक्षक कोई संस्था उसके साथ होता है। तो तुम देखोगे कि मान लिया यूएनओ में कोई पर्यवेक्षक देश है, तो उस पर्यवेक्षक देश को स्थायी सदस्य बनने का मौका पहले दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि वो बाहर खड़ा देख रहा है और वो इसको देख देख के काफ़ी कुछ सीख गया है। तो ये किसी दूर के देश को सदस्य बनाने से पहले इसको सदस्य देश बनाएंगे। तो जो पर्यवेक्षक देश होता है वो आमतौर पे सदस्य देश घोषित कर दिया जाता है। जैसा आप देख सकते हैं अभी तिमोर लिस्ते को आसियान का सदस्य देश घोषित किया गया है। समक्का सरक्का केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय चर्चा में क्यों है? तेलंगाना के मुलुगु जिले में इसकी स्थापना की गई है। केंद्रीय विश्वविद्यालय एक्ट 2009 में संशोधन करके। समक्का सरक्का क्या है? माँ और बेटी हैं, कोया जनजाति से बिलोंग करती हैं। काकतीय शासक जिन्होंने 12वीं सदी में शासन किया था तेलंगाना में, उन्होंने ये जो माँ और बेटी थी, इन्होंने इन शासकों के खिलाफ या फिर इनसे विद्रोह कर दिया। फॉर टैक्स, जो टैक्स की ऊंची दरें थीं उसके खिलाफ समक्का और सरक्का ने विद्रोह कर दिया। और उसी उपलक्ष्य में समक्का और सरक्का जठार नाम से एक द्विवार्षिक मेला आयोजित होता है तेलंगाना में, जो कि कुंभ के बाद दूसरा सबसे बड़ा मेला है। तेलंगाना ने इसे राज्य उत्सव भी घोषित किया है, ये भी याद रखना। ट्रैवल फॉर लाइफ, ठीक है, नाम से ही जाहिर है, ट्रैवल फॉर लाइफ। लाइफ की फुल फॉर्म क्या होती है? लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट। मिशन लाइफ के तहत पर्यटन क्षेत्र के लिए क्षेत्रीय कार्यक्रम है, ठीक है। ट्रैवल फॉर लाइफ मतलब ऐसे लाइफ स्टाइल की ओर चलो जो इन्वायरमेंट के अनुकूल हो। 27 सितंबर 2023 को भारत मंडपम से सरकार ने इसको लॉन्च किया था। मिशन लाइफ की बात हो रही है, नहीं मिशन लाइफ अभी आगे पढ़ेंगे, ये बात हो रही है ट्रैवल फॉर लाइफ की। तो 27 सितंबर 2023 को भारत मंडपम से इसे लॉन्च किया था। भागीदार पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन और यूनेप जिसका हेडक्वार्टर नैरोबी में है, ये 3 इसके भागीदार हैं। उद्देश्य क्या है? स्थायी और सतत पर्यटन को बढ़ावा देना। अब लाइफ स्टाइल की ही बात करेंगे कि लोग तीर्थ स्थानों पर भी जाते हैं, तो जो वहाँ पेड़ हैं या पत्थर हैं, जैसे आप कभी पूर्णागिरी गए हों उत्तराखंड में, तो वहाँ देखेंगे कि जो पत्थर हैं उन पे इस तरह से दिल बना दिया जाएगा या पेड़ों पर, और बाद में एक तीर निकाल देंगे, ऊपर लिख देंगे बबलू और रीना।
तो कहीं ना कहीं आप देखिए वो पत्थर क्या पर्यावरण का हिस्सा नहीं है, वो पेड़ या वो इमारत जिस पे इस तरह का कुकर्म किया है, कुकृत्य किया है, वो उसका हिस्सा नहीं, तो कहीं ना कहीं उसका क्षरण हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ये क्या है, ये लाइफ स्टाइल ही तो है। तो ट्रैवल फॉर लाइफ, पर्यावरण के अनुकूल जीवन जीने के लिए उस तरह से ट्रैवल करना जो है इसका उद्देश्य है। मतलब ट्रैवल भी करो तो पर्यावरण के अनुकूल करो। उद्देश्य क्या है बता ही दिया है। 2 क्षेत्र इसके तहत क्या क्या है, ट्रैवल फॉर लाइफ स्वच्छता के लिए, ठीक है, मतलब जो लाइफ स्टाइल है वो आपका स्वच्छता को ध्यान में रखते हुए हो। ट्रैवल फॉर लाइफ ग्रामीण पर्यटन हेतु, तो जो ट्रैवल फॉर लाइफ स्वच्छता अभियान है उसमें 108 पर्यटन स्थलों को चुना गया है, उन पर चलाया जाएगा। मिशन लाइफ की बात करें तो फुल फॉर्म है लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, पर्यावरण हेतु जीवन शैली। कोप 26 जो कि ग्लासगो में आयोजित हुआ था 2021 में, इसको प्रस्तावित किया गया था मोदी जी के द्वारा। 20 अक्टूबर 2022 को स्टैचू ऑफ यूनिटी गुजरात में, वहाँ से मोदी जी ने इसका शुभारंभ किया मिशन लाइफ का। घोषणा हुई कहाँ, 2021 में। कहाँ, कोप 26 शुरू कब हुआ, 2022। 2028 तक 80% गांव और जो शहरी निकाय हैं उनको पर्यावरण के अनुकूल बनाना। इंडिया पहला ऐसा देश हो गया है जिसने लाइफ को नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन में शामिल किया है, ये भी याद रखना। सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम प्रतियोगिता की बात करें, ये मैगजीन में दिया गया था। अब 2024 का रिजल्ट जारी हुआ है, तो 2023 की बात कर लें तो पर्यटन मंत्रालय द्वारा ये प्रतियोगिता आयोजित कराई जाती है। तो 2023 में यूपी का कुरौना गांव सिल्वर पुरस्कार पाया था, और इस बार यूपी का पूरा महादेव जो गांव है उसको विरासत श्रेणी में पुरस्कृत किया गया है। कुल 8 श्रेणियों में पुरस्कृत किया जाता है, उनमें से एक है विरासत श्रेणी, उसमें यूपी का पूरा महादेव गांव जो है वो पुरस्कृत किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, नारी शक्ति वंदन अधिनियम। पृष्ठभूमि, पहली बार 11वीं लोकसभा में इसको प्रस्तुत किया गया था, याद रखना 1996 में। HD देवगौड़ा, महिला मतलब देवी की बात हो रही है, और देवी के हित की बात किसने की, देव ने। HD देवगौड़ा प्रधानमंत्री थे, उनके समय में ये पारित नहीं हो सका, उसके बाद भी कई बार लाया गया, उन सबको तुम्हें छोड़ देना है। फिर 19 सितंबर 2023 को संविधान संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया गया। ये 128वां संशोधन विधेयक है, तुमको पता होना चाहिए। कोई कानून बनने से पहले विधेयक होता है, और जब वह पारित हो जाता है तो अधिनियम हो जाता है। तो विधेयकों की संख्या अलग होती है और अधिनियम की संख्या अलग होती है। तो ये 128वां संशोधन विधेयक है, नारी शक्ति वंदन अधिनियम, इम्पॉर्टेंट है, याद रखना। 19 सितंबर को प्रस्तुत किया गया, 20 सितंबर को लोकसभा से पारित। 19 वाला तो तुम छोड़ सकते हो, लेकिन 20 सितंबर को लोकसभा से पारित हुआ, 21 सितंबर को राज्यसभा से पारित हुआ, 28 सितंबर को राष्ट्रपति ने इस पर स्वीकृति दी और ये एक्ट बन गया। तो ये तीनों डेट तुमको अच्छे से याद रखनी है, और एक्ट बनने के बाद ये 106वां संविधान संशोधन एक्ट बना है, याद रखना। मोदी जी ने इसको नाम दिया नारी शक्ति वंदन अधिनियम। अब विकल्प में कन्फ्यूज करने के लिए तुमसे ये नाम बदल बदल के दे देगा, नारी शक्ति पूजन अधिनियम कर देगा, नारी शक्ति मातृत्व वंदन अधिनियम कर देगा, मतलब कुछ इस तरह से कर देगा ताकि तुम भ्रमित हो जाओ। तो अच्छे से इसको गांठी में बांध लो। संसद के विशेष सत्र में इसको पारित किया गया, और नए संसद भवन में पारित होने वाला ये पहला विधेयक था। प्रावधान क्या है, विधायिकाओं में फीमेल्स को 33% हिस्सेदारी जो है वो मुहैया कराई जाएगी, जिसमें लोकसभा, विधानसभा और NCR दिल्ली की बात हो रही है, उसकी विधानसभा में जो 1/3 सीटें हैं वो फीमेल्स के लिए आरक्षित कर दी जाएंगी। ऑप्शन में राज्यसभा भी दिया जाएगा, विधान परिषद भी दिया जाएगा, पुदुचेरी भी दिया जा सकता है, लेकिन कन्फ्यूज कतई मत होना है। लोकसभा, विधानसभा और यूटीज में किसकी विधानसभा, दिल्ली NCR की। आर्टिकल 239A में संशोधन किया जाएगा। 239 तुमको पता ही है, दिल्ली से संबंधित है। इसके अलावा आर्टिकल 330A, 2 और जोड़ दो 332A, 2 और जोड़ दो 334A, ये नए जोड़े गए। अब इनको अलग अलग देख लेते हैं। आर्टिकल 330A की बात करें तो ये कह रहा है कि कुल सीटों में से 1/3 सीटें फीमेल्स के लिए रिजर्व होंगी। इसके अलावा 330A क्या कह रहा है, SC ST की जो आरक्षित सीटें हैं उनमें भी 1/3 सीटें फीमेल्स के लिए आरक्षित होंगी। इंपॉर्टेंट है, कुल सीटों में भी, और जितनी SC ST के लिए आरक्षित हैं उनमें भी 1/3 सीटें आरक्षित होंगी। इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। 332A, राज्य विधानसभा में 1/3 सीटें फॉर फीमेल्स। 334A, आरक्षण की शर्तें दी गई हैं। लागू करने की बात क्या है,
परिसीमन के बाद ही ये लागू होगा और प्रारंभ में ये कितने सालों के लिए लागू किया जाएगा? 15 सालों के लिए, और संसद समय समय पर इसका विस्तार कर सकती है। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना की बात करें तो इनफॉर्मल सेक्टर की योजना है, असंगठित क्षेत्र की, ऐसा क्षेत्र जिसमें जो काम करने वाले लोग हैं उनके लिए ना नियमित ना सेवा शर्तें होती हैं, ना कोई कानून होता है, मतलब सब ऐसे ही अंधेर नगरी चौपट राजा वाले जो लोकोक्ति है उस पर काम होता है। लाभार्थी कौन कौन है? कुम्हार, नाई, बढ़ई, स्वर्णकार आदि, जिन्हें विश्वकर्मा कहा गया। सरकार क्या करेगी? इनको देगी क्या? विश्वकर्मा प्रमाण पत्र और विश्वकर्मा आईडी। घोषणा इसकी कब हुई? मोदी जी ने 77वें स्वतंत्रता दिवस पर घोषणा की थी। केंद्र की योजना है, वित्त पोषण भी केंद्र ही करेगा। चर्चा में क्यों है? 17 सितंबर 2023 को विश्वकर्मा जयंती, और इसी दिन मोदी जी का भी बर्थडे होता है। मोदी जी ने इसको लॉन्च कर दिया। ठीक है, 17 सितंबर को कई काम किए हैं मोदी जी ने बड़े बड़े। एक तो सुभद्रा योजना उड़ीसा में इस बार 2024 में शुरू की है। एक पिछले 17 सितंबर को इन्होंने क्या किया था? कूनो नेशनल पार्क में एक काम किया था, पता होगा तुमको। और दिसंबर वाले 17 सितंबर को क्या किया? अरे यार, दिसंबर वाले 17 सितंबर नहीं, 2023 वाले 17 सितंबर को क्या किया? विश्वकर्मा जो योजना है उसकी शुरुआत की। अवधि इसकी क्या है? 5 वर्ष, 2023-24 से लेकर 27-28। एमएसएमई मंत्रालय, वित्त मंत्रालय और स्किल डेवलपमेंट मंत्रालय, ये तीनों मंत्रालय मिलकर इसको चलाएंगे। इंपॉर्टेंट है। टैगलाइन क्या है? सम्मान, सामर्थ्य और समृद्धि। सरकार इस योजना के तहत इनका सम्मान करेगी। सम्मान होगा तो हृदय चौड़ा होगा, तो इनको सामर्थ्य भी आएगी, और सामर्थ्य आएगी तो झोंक के काम करेंगे तो समृद्धि भी होगी। 5% ब्याज पर इनको कोलेटरल फ्री लोन, मतलब बिना किसी गारंटी के लोन दिया जाएगा। कार्यान्वयन केंद्र, राज्य और जिला स्तर पे होगा। मोढेरा की बात करते हैं। गुजरात का 24x7 सोलर पावर्ड विलेज घोषित किया गया है और इंडिया का ये पहला ऐसा विलेज है। आयुष्मान भव अभियान, आयुष्मान भारत का ही ये विस्तार है। सितंबर 2023 में द्रौपदी मुर्मू ने चंडीगढ़ से इसको लॉन्च किया। प्रत्येक गांव, शहर का जो है स्वास्थ्य कवरेज इसके तहत किया जाएगा, और ये आयुष्मान भारत योजना का ही हिस्सा है। आयुष्मान भारत योजना 2018 में रांची से शुरू की गई थी, याद रखना। आयुष्मान भारत जो योजना है वो राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 की सिफारिशों पर लाई गई थी, ये भी याद रखना। सांची की बात करें तो मध्य प्रदेश के रायसेन में है। सांची स्तूप भी यहीं पर है, बाई अशोक बनवाया गया। चर्चा में क्यों है? शिवराज सिंह ने इंडिया की पहली सोलर सिटी के रूप में इसका लोकार्पण किया। मोदी जी ने नहीं किया, शिवराज सिंह ने किया। आईआईटी कानपुर ने इसको बनाने में हेल्प की। सोलर सिटी मतलब यहाँ पर सारे काम जो हैं सोलर एनर्जी से हो रहे हैं। सारे मतलब सारे नहीं, जो जो काम एनर्जी के दूसरे प्रारूप से होते हैं वो अब सोलर एनर्जी से होंगे। अमृत महोत्सव का समापन, अभी एक फैक्ट पीछे जो छूट गया था वही छूटा हुआ यहाँ पे दिया है। 12 मार्च 2021 को स्टार्ट हुआ था। 31 अक्टूबर को मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत इसको समाप्त घोषित कर दिया मोदी जी ने। और अमृत महोत्सव पुरस्कार भी वितरित किए गए, उन्हें तुमको याद कर लेना है। राज्य जम्मू कश्मीर को मिला है पहला, दूसरे स्थान पर गुजरात, तीसरे स्थान पर हरियाणा और राजस्थान। मंत्रालय की बात करें, विदेश मंत्रालय पहले स्थान पे, रक्षा मंत्रालय दूसरे स्थान पे, रेल और शिक्षा मंत्रालय तीसरे स्थान पे हैं। तो इस तरह से दोस्तों राष्ट्रीय परिदृश्य भी हमने कंप्लीट कर लिया है। इस पे कंपाइल्ड वीडियो मिल जाएगी। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, ज़बरदस्त रहिए, और हाँ, केवल और केवल पढ़ाई में व्यस्त रहिए। मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद। राधे राधे।